हेलो बच्चों, मैं लाया हूँ 2024 में केमिस्ट्री बोर्ड एग्जामिनेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिनमें मैंने कुछ पेपर सेट की शक्ल में तैयार किया है, जिससे इस साल आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन जो केमिस्ट्री का होगा उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। इसके अंतर्गत आप लोगों के लिए 3 चैप्टर जो कि फिज़िकल केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं, एक है सॉल्यूशन, एक है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और एक है आपका केमिकल काइनेटिक्स। इन चैप्टर को यानी कि 3 चैप्टर रखे गए हैं इसके अंतर्गत। इसके 4 सेट होंगे, ए, बी, सी व डी, जिसके द्वारा आप इस तीनों चैप्टरों के अंदर आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें कर पाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना है कि इन क्वेश्चनों को पहले ध्यान से समझें और समझने के बाद दोबारा अपनी कॉपी पे खुद करने की कोशिश करें। इसका जो पहला सेट है आपका वो है केमिस्ट्री का सेट ए का फर्स्ट। इस टाइप के आपको 4 करने मिलेंगे, यानी 3 इसके बाद और आप लोग करोगे। इसके अंदर शुरू में जो 3 है ये बहुविकल्पी प्रश्न है, जिनमें से पहला है वाष्प दाब का अवनमन सबसे अधिक किस में होगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे आंसर नंबर 01। चूँकि ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर हम लिख लेंगे। इसका जो आंसर होगा वो होगा 0.1 m BaCl2। अब ये कैसे होगा, ये वाला आंसर वो समझ लेते हैं। देखिएगा, जो वाष्प दाब होता है वो होता है विलयन का अणु संख्या गुण। अब ये अणु संख्या गुण का मतलब होता है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अब इस टाइप के ये 4 होते हैं। एक दूसरा होता है क्वथनांक, तीसरा होता है आपका हिमांक और चौथा होता है परासरण दाब। जो कोई भी विलयन होता है ना, उसमें उपस्थित जो विलय होता है, विलय के अणुओं पर निर्भर करता है। अब ज़रा देखते हैं इस सेट के अंदर पहला ऑप्शन है BaCl2, और आप जानते हो ये एक आयनिक ठोस है। तो अगर हम इसे पानी में घोलेंगे तो BaCl2 पानी में घुलकर आपको Ba यानी बेरियम आयन प्लस 2 Cl आयन अर्थात 3 आयन्स देगा। जबकि अगर आपने ग्लूकोज को यानी C6H12O6 को पानी में घोला तो ये घुल तो जाएगा लेकिन कोई भी आयन प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है आपका यूरिया, इसका सूत्र होता है NH2CONH2, ये भी कोई भी आयन नहीं देगा। जबकि चौथा होता है NaCl। अब NaCl को अगर हम अपने पानी में घोला तो एक Na आयन देगा प्लस एक क्लोराइड आयन देगा, यानी एक सोडियम एक क्लोराइड, मतलब के 2 आयन प्राप्त होंगे आपको। तो अब मैंने आपसे क्या कहा था कि जो वाष्प दाब होता है उसमें जैसे जैसे विलय के अणुओं की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वाष्प दाब घटता जाएगा, यानी डिक्रीज होता जाएगा, अर्थात कम होता जाएगा, या हम इसे क्वेश्चन के हिसाब से समझेंगे तो उसका अवनमन होता जाएगा। तो पहले का आंसर हो गया आपका, क्योंकि ये 3 आयन दे रहा है तो आंसर हो गया BaCl2। अब दूसरा क्वेश्चन है आपका, किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है। 3-4 है ऑप्शन है, धातु की प्रकृति है, आयनों की सांद्रता है, ताप है और दाब पर है। तो बेटा इनमें से धातु की प्रकृति पर निर्भर करेगा। पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रोड विभव होता क्या है। देखिएगा, जब भी हम किसी विलयन में
कोई भी विलयन हो किसी धातु के लवण का और उसमें कोई धातु की छड़ डालेंगे, तो छड़ जब डालेंगे तो दो क्रियाएं हो सकती हैं, या तो वहाँ पर हो रहा होगा ऑक्सीडेशन या फिर हो रहा होगा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, इससे क्या होगा कि धातु और विलयन के सापेक्ष एक विभवांतर आएगा। मतलब ये समझिए या तो विलयन धातु की अपेक्षा ऋणावेशित हो जाएगा और धातु धनावेशित हो जाएगी, या फिर इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, या तो विलयन धनावेशित हो जाएगा और धातु जो होगी वो ऋणावेशित हो जाएगी। अब ऐसी कंडीशन में जब विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा तो इस विभवांतर को ही उस धातु का इलेक्ट्रोड विभव बोलेंगे। अब जो इलेक्ट्रोड विभव होता है धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि अगर हम देखें ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें सोडियम है तो सोडियम बहुत जल्दी अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन त्याग देती है, जबकि इसकी अपेक्षा अगर हम देखें आयरन जो है थोड़ा देर लगाता है इलेक्ट्रॉन त्यागने में। तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, आयनों की सांद्रता पर निर्भर करेगा, जितने ज़्यादा आयन होंगे इलेक्ट्रोड विभव उतना ही अधिक आएगा। और दूसरा है ताप पर भी निर्भर करता है, क्योंकि ताप जो होता है वो आयनों की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देता है और दाब पर निर्भर नहीं करता। अतः इसका आंसर क्या हो जाएगा, दाब। इसके लिए हम क्या करेंगे, आंसर नंबर 02 और आंसर हो जाएगा आप इसका कौन सा ऑप्शन है, चौथा क्या है, दाब पर। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया आभासी एकणुक है। आभासी एकणुक का मतलब होता है जिस अभिक्रिया की आणविकता तो 2 हो लेकिन उसकी कोटि 1 हो। और इनमें से जो आपका ऑप्शन आ रहा है, आंसर पहले लिख देता हूँ, आंसर नंबर आपका है 3 और इसका आंसर है आपका सेकंड वाले में कौन सा है, एक तो मेथिल एसीटेट है CH3COO CH3 प्लस इसकी रिएक्शन किससे हो रही है, इसका जल अपघटन कराया जा रहा है। तो जल अपघटन कराने पर क्या बनना है, एसिटिक अम्ल बनना है CH3COOH जिसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, और दूसरा बनना है आपका मेथिल एल्कोहल जिसे मेथेनॉल भी कहा जाता है। अब इसमें क्या होगा, इसकी जो कोटि होगी, कोटि तो 1 आएगी, क्योंकि इस अभिक्रिया की जो दर है वो केवल और केवल इसकी सांद्रता पर निर्भर करेगी, इसकी सांद्रता पर निर्भर नहीं पड़ेगी। अर्थात इसे घटाओ या बढ़ाओ अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, चूंकि 2 अणु भाग ले रहे हैं तो इसकी जो आणविकता होगी वो होगी 2, आणविकता 2 हो जाएगी। चलिए, आपकी ये क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा समझ लेते हैं, असामान्य मोलर द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं। तो इसके लिए आपको ये समझना होगा पहले मोलर द्रव्यमान होता क्या है। देखिएगा, अगर हम किसी भी यौगिक लें, जैसे कि मान के चलिए ग्लूकोज ले लिया C6H12O6, तो इसका जो परमाणु कार्बन का परमाणु भार होता है वो होता है 12, हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो 12 गुणा 6 प्लस 1 गुणा 12 प्लस 6 गुणा 16, तो इन सब का आंसर आएगा 180। अच्छा, हमारे पास जो अणुओं का अणुभार निकालने का जो तरीका है वो कोर्स में जो दिया हुआ है वो 4 प्रकार से है। या तो हम उसका वाष्प दाब के थ्रू निकाल लें, या हम उसे क्वथनांक के उन्नयन के थ्रू, या हिमांक के अवनमन के थ्रू, या परासरण दाब द्वारा। लेकिन होता ये है कि ये सब किस पर निर्भर करता है, वो निर्भर करता है अणुओं की संख्या पर। अब मसला क्या होता है, मसला ये होता है कि अगर कोई अणु पानी में घुल रहा है और घुलने के बाद कोई एक अणु है AB और वो नो आयन यानी कोई भी आयन नहीं देता है, तब तो जो भी उसका असली अणुभार होगा वही अणुभार आएगा। लेकिन अगर कोई अणु पानी में घुलकर A आयन प्लस B आयन दे रहा है, तो इससे क्या होगा, जो कण होंगे आपके वो हो जाएंगे 2, और इससे क्या होगा, जो असली अणुभार होगा वो जब आप प्रैक्टिकली इसे निकालोगे तो उसके अंदर अंतर आ जाएगा। जब जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है और ग्लूकोज का अणुभार 180 है तो 180 आएगा, लेकिन अगर हमने NaCl लिया और चूंकि NaCl का अणुभार होता है 58.5, लेकिन अगर हम इसे निकालने की कोशिश करेंगे किसी भी सूत्र द्वारा तो या तो वो लगभग 50 के करीब आएगा या फिर बढ़ भी सकता है, दोनों ही काम हो सकते हैं। 50 के करीब अगर वो जोड़ रहे हैं अणु तो कम हो जाएगा,
और अगर वो अणु टूट रहे हैं, आयनों में बदल रहे हैं, तो अणु भार बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हम लोगों के पास एक डेफिनेशन होती है अणुसंख्यक गुणधर्म की। क्या होता है? असामान्य मोलर द्रव्यमान। हम जानते हैं कि आयनिक पदार्थ जल में घुलने पर अपने आयनों में टूट जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो जल में घुलने पर संगुणित हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं। तो ऐसे में जो प्रायोगिक तौर पर ज्ञात किया गया मोलर द्रव्यमान जो होता है वो वास्तविक द्रव्यमान से या तो कम होता है या अधिक। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? ऐसा मोलर द्रव्यमान जो अनुमानित मान की तुलना में कम या अधिक हो, असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। तो या तो कम हो सकता है या अधिक हो सकता है, दोनों कंडीशन में वो असामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। अब सवाल उठता है दूसरा, वान टाफ गुणांक किसे ज्ञात करेंगे? तो वान टाफ गुणांक तो एक तरीके से अलग क्वेश्चन भी है और अलग से पूछा भी जाता है बोर्ड में कि वान टाफ गुणांक क्या है, इसे किससे शो करते हैं और इसके द्वारा क्या निकाला जाता है। तो देखो पहली बात तो आपको बता दूं, वान टाफ गुणांक द्वारा हम लोग असामान्य मोलर द्रव्यमान को ही ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक वान टाफ ने इसकी खोज करी थी। और वान टाफ गुणांक जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि वियोजित अथवा, वियोजित का मतलब होता है टूटना, जब कोई अणु पानी में घुलेगा और आयनों में टूट जाए तो उसे वियोजन कहते हैं। अथवा संगुणित, संगुणित का मतलब होता है जुड़ना। अगर कोई अणु है और वो पानी में घुलने के बाद में आयनों में न टूटकर आपस में जुड़ जाते हैं, और आपस में जुड़ने का कारण हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है, ये तो आप जानते ही हैं, होने से पहले तथा बाद में कणों की संख्या का अनुपात वान टाफ गुणांक कहलाता है। अब इसे कैसे शो करते हैं? आई से शो करते हैं। अब सूत्र क्या हो जाएगा? आई बराबर वियोजित या संगुणित होने के बाद कणों की संख्या और वियोजित या संगुणित होने के पहले कणों की संख्या, इसमें लगा लेते हैं और लगाने के बाद में हम अपना आई का मान यानी वान टाफ गुणांक ज्ञात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने माना मेरे पास एक सूत्र है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट है NO3 का होल ट्वाइस। अब ये पानी में घुला और पानी में घुलने के बाद में Ca2 प्लस दिया प्लस 2 NO3 माइनस दिया। तो अब ऐसे में अगर हम इसके हिसाब से देखेंगे तो वियोजित होने के बाद कणों की संख्या, तो वियोजित होने के बाद तो 3 बैठ रहे हैं और वियोजित होने से पहले कणों की संख्या कितनी है? 1 है। तो अगर हम इसके हिसाब से चलाएंगे तो आई बराबर हो जाएगा 3/1, यानी कि ये हो जाएगा आपका 3। सही है। अब दूसरा है आपका क्वेश्चन, इसी के अंतर्गत ये वाला क्वेश्चन हो गया आपका। अब दूसरा 5वें नंबर का क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो देखिए विलयन की जो सांद्रता होती है, यानी कि विलयन के अंदर किसी विलायक के अंदर कितने विलय के अणु घुले हों, वो सांद्रता होगी। अब वो ज्ञात करने के लिए आपके कोर्स में देखिए मोलरता है, मोललता है, मोल अंश है, इसके अलावा भार प्रतिशत, ppm में सांद्रता, बहुत सारी हैं। अब वो केवल 2 मांग रहा है, तो 2 के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, 2 विधियाँ कर ले रहे हैं। विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ में पहली है मोलरता। मोलरता से आप निकाल सकते हो सांद्रता बड़े आसानी से। देखो विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। कितने शो करते हैं? कैपिटल M से, याद रखिएगा ये बात इंपॉर्टेंट है, कैपिटल M से शो करते हैं। उसका मात्रक क्या होता है? मोल पर लीटर होता है। अगर सूत्र की बात करी जाए तो मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोल बटे विलयन का आयतन। किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए। और दूसरी विधि क्या है? मोललता। इससे भी निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा एक्यूरेट बैठती है। क्या है इसमें? क्या लिया जाता है इसमें? विलयन ना लेकर विलायक लेते हैं। विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। विलय कहते हैं वो पदार्थ जो जल में या किसी भी अधिक मात्रा वाली पदार्थ में घुला हो, जिसकी मात्रा कम हो, उसे विलय कहेंगे, की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे कैसे शो करते हैं? स्मॉल m से। मोललता का सूत्र क्या होगा? विलय के मोल बटे विलायक का भार। किस में होना चाहिए? ये kg में। दोनों में ये अंतर याद रखिएगा, इसमें लीटर में है और इसमें kg में है। तो इस तरीके से हम विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की दोनों विधियाँ पेपर में लिख देंगे। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन हो चुका है। अब इसके बाद नंबर आता है कि ये क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल है हेनरी स्थिरांक पर। तो हेनरी स्थिरांक पर न्यूमेरिकल दिया हुआ है आपका। अब न्यूमेरिकल है आपका ये है। अब ये सवाल दिया हुआ है आपका, आंसर डाल देते हैं। आंसर नंबर है आपका 06। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं पहले तो वो लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया है। देखिएगा एक बात याद रखिएगा, आपके बोर्ड में स्टेप मार्किंग हो रही है और स्टेप मार्किंग का मतलब यही होता है कि आपको न्यूमेरिकल वगैरह जब भी होंगे तो उसकी जो भी वैल्यू दे रखी होती हैं वो गिवन करनी होती हैं, प्लस उसे आप अपने जो फॉर्मूला होता है उसमें पुट करनी है वो वैल्यू।
इसमें आपको नंबर पहले मिल जाएंगे, उसके बाद उसे सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको दिया है जो भी कुछ इसमें गिवन होता है वो सारी चीज़ें इसमें आपको लिखनी पड़ेंगी। जैसे कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये क्या पूछ रहा है। तो इसमें पूछ रहा है आपसे बेंजीन में विलेयता, मतलब काई का मान पूछ रहा है। तो हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है P बराबर KH इंटू काई। अब इसमें हेनरी स्थिरांक यानी KH दे रखा है। KH कितना दे रखा है आपका 4.27 गुणा 10⁵5 किस में है mmHg में। और दूसरी चीज़ क्या दे रखी है, इसमें दाब दे रखा है। दाब कितना दे रखा है 60 mmHg। और मांग क्या रहा है इसके अंदर, मांग रहा है काई यानी कि बेंजीन में विलेयता मांग रहा है मेथेन की। तो कितना पूछ रहा है, तो हमारे पास सूत्र क्या होगा हेनरी के नियम से। तो हेनरी के नियम से हमारे पास जो सूत्र आएगा निकल कर, वो निकल कर आएगा आपका सूत्र है आपका P बराबर KH इंटू काई। तो PH बराबर KH इंटू काई। तो इसमें हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसमें से काई निकालना है। तो काई बराबर क्या हो जाएगा P/KH। सही है। अब इसमें से आपको क्या रखना होगा, P का मान रखना होगा। तो P का मान आपका जो है वो दे रखा है कितना है 760 बटे, अब KH का मान कितना दे रखा है, KH का मान दे रखा है आपके पास में 4.27 गुणा 10⁵5। तो आप क्या करेंगे, दशमलव यहाँ से हटाएंगे, 2 0 ऊपर बढ़ा देंगे। तो इससे अभी क्या हो जाएगा, अब ये 76 बचेगा, नीचे होगा 427। अब ऊपर जो 3 0 हैं इनको घात के रूप में लिख लीजिए 3, और 10⁵ माइनस वो 10⁵5 ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 10⁻⁻5। सही है। अब 76 को भाग करना है 427 से। उसके लिए आपको क्या करना है, आप यहीं भाग कर लीजिए। पेपर में तो है, रफ कॉपी पे करना है ये काम। अब जैसे 427 से भाग कर रहा है, तो 427 से अगर हम भाग करेंगे नहीं पढ़ सकते हैं, दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, तो एक बार जाएगा, कितना आएगा 427। अब क्या 10 में 7 गए, 3 बचते हैं, और यहाँ रह गए 5, 5 में से 2 गए, 3 बचेंगे, और 7 में से 4 गए, 3 बचेंगे, 333 हो गया। अब क्या करेंगे, 1 0 और बढ़ा देंगे। अब इसका पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 4 का पहाड़ा पढ़ो, 4 8 32, 7 बार पढ़ लो, 7 7 49 के 9 हासिल 4, और 7 दूनी 14, 14 और 4 18 के 8 हासिल 1, और 7 चौक 28 और 1 29। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, हमारा आंसर आ रहा है काई बराबर 0.17 गुणा 10⁵। देखिए 5 में से 3 गए तो कितने बचेंगे -2। ये होगा आपका आंसर। सही है। अब इसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन करना होगा। अगले क्वेश्चन के लिए क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका 298 केल्विन में शुद्ध जल का वाष्प दाब 23.8 mmHg है। 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब एवं उसके अपेक्षित अवनमन का परिकलन कीजिए। अब ये क्वेश्चन जो है वो राउल्ट के नियम से सॉल्व होना है। करना क्या है, पहले तो वही करेंगे, आंसर नंबर कौन से नंबर का है ये है आपका 7वां, 7 डाल दिया। सही है। अब इसमें कौन कौन सा होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो जो दे रखा है वो देखते हैं, पहले क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। सबसे पहले दे रखा है आपको शुद्ध जल का वाष्प दाब, तो सॉल्यूशन दिया है क्या दिया हुआ है आपको, पी नोट्स का मान दिया हुआ है, पी नोट बराबर दिया हुआ है 23.8 mmHg। अच्छा एक बात याद रखिएगा, या तो आप शुरू में मान लें, या वैसे मानने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जो विलायक होता है क्योंकि वो ज़्यादा होता है, तो अणुभार भी उसका अगर हम लेंगे तो उसे कैपिटल M से लेंगे, और अगर भार लेंगे तो वो कैपिटल W से। और जो विलय होगा वो चूँकि कम होता है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अणुभार स्मॉल से ले लेंगे, और जो भार होगा वो भी स्मॉल W से ले लेंगे। सही, ये बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या दे रखा है, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला जाता है। पता चल रहा है अपने आप, अधिक मात्रा किसकी है, जल की है, तो ये विलायक होगा, और कम मात्रा किसकी है, यूरिया की है, तो ये विलय होगा। तो दोनों का क्या दे रखा है, भार दे रखा है। तो हमारे पास बड़ा W दे रखा है कितना, 850 ग्राम, 850 ग्राम, और छोटा W कितना दे रखा है आपको 50 ग्राम, 50 ग्राम। अच्छा अब इसी तरीके से अब कैपिटल
एम निकाल लेंगे। तो कैपिटल एम जो होगा वो क्या होगा आपका 18। कैसे पता? क्योंकि H2O का क्या होगा ये अणु भार। देखिएगा हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना परमाणु भार होता है 1, 1 गुणा 2 प्लस ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। तो 2 एकम 2 और 16 18 हो गया ना, हो गया। अब इसी तरीके से आप दूसरा वाला छोटा वाला एम निकालेंगे अर्थात विलय का निकालेंगे। तो विलय का कितना होगा यूरिया का 60। कैसे पता? तो आप इसे भी देख लेंगे NH2CO NH2 का क्या होगा ये अणु भार। तो इसका अणु भार कैसे निकालेंगे? देखिएगा नाइट्रोजन है 2 है 14 होता है नाइट्रोजन का, तो 14 दूनी 28 प्लस कार्बन कितना होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का 1 होता है और चूंकि हाइड्रोजन 4 है तो प्लस 4। इन सबको जोड़ लीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। सही है। अब हमारे पास वो जो मांग रहा है वो क्या कह रहा है, वो दो चीज़ें मांग रहा है। जल के वाष्प दाब यानी जल, अब कौन सा जल होगा जिसमें यूरिया मिल गया अर्थात विलयन का वाष्प दाब होगा, यानी विलयन का वाष्प दाब मांग रहा है P0 बराबर किया। और एक मांग रहा है इसके आपेक्षित अवनमन। आपेक्षित अवनमन यहाँ लिख देते हैं आपेक्षित अवनमन। अब देखिएगा वैसे तो ज़्यादातर एक ही चीज़ मांगता है, कभी कभी दो चीज़ें मांग रहे हैं तो ये भी दे दीजिएगा, आसान सा होगा। यहाँ तक निकाल लोगे तो ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। अब सूत्र क्या है लिखेंगे राउल्ट के नियम से। राउल्ट का नियम क्या होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 बराबर क्या होगा छोटा W बड़ा M बड़ा W छोटा m। अब P0 का मान कितना दे रखा है आपके पास 23.8 माइनस PS हमें निकालना ही है बटे P0 का मान कितना दे रखा है 23.8 बराबर छोटे W का मान कितना है 50 गुणा बड़े M का मान कितना है आपके पास 18 बटे बड़े W का मान कितना है 850 गुणा M का मान कितना है 60। 10 से काट लीजिएगा 10 पंजे 50 10 छंग 60 6 से इसे कट जाएगा 6 तिया 18 5 से इसे काट लीजिएगा 5 कम 5 3 बचेंगे 5 सत्ते 35 0 का 0 0। अब यहाँ बचता है 3 और यहाँ बचता है 170। अब 170 की गुणा त्रिची गुणा कर दीजिए। तो 170 की जब इससे गुणा करोगे तो 170 ब्रैकेट में 23.8 माइनस PS बराबर 3 से इसे कर लीजिए गुणा। तो 3 से इसकी गुणा करोगे त्रिची तो आंसर आएगा आपका 71.4। अब जब इसकी इससे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 40 46 0। अब इसमें दशमलव एक के बाद तो एक के बाद दशमलव लगाएंगे माइनस इसकी इससे करेंगे तो 170 PS बराबर 71.4। अब माइनस 170 PS बराबर इधर को ले जाइए 71.4 माइनस 40 46.0 माइनस 170 PS बराबर इसमें से इसे घटाओगे तो आंसर माइनस में आएगा क्योंकि छोटी संख्या में से घटा रहे हो। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3974.6। सही है, माइनस से माइनस कट गया तो PS बराबर हो जाएगा आपको 3974.6 बटे 170। अब 170 से अब अगर हमने इसकी भाग करी तो एक काम करेंगे दशमलव हटाएंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब इसे काट लीजिएगा, आप इसे 2 से काट लो 2 अट्ठे 16 एक बचेगा 2 पंजे 10 और 0 का 0 इसे काट लो 2 से 2 एकम 2 2 नेम 18 2 अट्ठे 16 2 सत्ते 14 और 2 तियाँ 6। तो ये कितना आ गया आपका 19,873 बटे 850। और जब इससे इसकी भाग करेंगे आप देखिए भाग की तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बेटा, पेपर में भाग के लिए कोई शॉर्ट तरीका नहीं होता है। तो जब इससे इसकी भाग करेंगे तो आंसर आ जाएगा PS बराबर 23.38 और ये भी आंसर किस में आएगा MMHE में। तो ये आपका पहला आंसर आ चुका है जो कि आपके पास पूछा गया था। ये PS ये निकल गया। अब निकालना है आपेक्षित अवनमन। तो इसका सूत्र होता है आपेक्षित अवनमन बराबर P0 माइनस PS अपॉन P0। तो आपका P0 कितना था, आपका P0 दिया हुआ था 23.8 लगा देंगे
23.8 माइनस PS का मान अभी हमने निकाला है ताज़ा ताज़ा, ये आ गया 23.38 बटे P0 का मान वही है 23.8। अब घटा लीजिए, जब घटाओगे इसमें से तो कितने 10 में से 8 गए 2 बचे, ये 7 में से 3 गए 4, 0.1 के बाद ये लगा दिया दशमलव और नीचे आएगा 23.8। जब आप इसे भाग करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा आपेक्षित अवनमन बराबर, आंसर आएगा 0.0176। सही है, और ये भी इसमें आएगा mm में, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर कितना आया, एक तो ये आ गया और एक आंसर ये आ गया। दो क्वेश्चन में दो चीज़ें पूछी थी। अच्छा, अब इसके बाद है विद्युत अपघटनी सेल व गैल्वेनी सेल में अंतर, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर का पार्ट है। इसके अंदर क्या आएगा, हमने क्वेश्चन नंबर 8 है विद्युत अपघटनी व गैल्वेनी सेल में अंतर। तो देखिएगा बीच में लाइन खींचेंगे, कॉपी काफ़ी बड़ी होती है, बीच में आसानी से लाइन खींचना, इधर विद्युत अपघटनी सेल डालना, इधर गैल्वेनी सेल डालना। अब विद्युत अपघटनी सेल के अंदर इसमें बाहर से विद्युत धारा दी जाती है। अब समझ लीजिए विद्युत अपघटनी सेल होता क्या है। तो देखिएगा इसके अंदर क्या करते हैं, क्या है, एक विलयन लेते हैं, कोई विद्युत अपघट्य इसमें कोई भी डालते हैं और दो इलेक्ट्रोड डाले यानी धातु की कोई छड़ें डाली और उसे किसी भी आप धातु बैटरी के साथ में इसे जोड़ दिया, ये माइनस ये प्लस। तो जब बाहर से धारा दी जा रही है तो कह रहा है इसमें बाहर से विद्युत धारा दी जाती है, इसमें विद्युत धारा प्राप्त होती है। अब दूसरा सेल क्या होता है, इस सेल के अंदर क्या करते हैं, इसके अंदर दो पात्र लेते हैं, एक के अंदर रिएक्शन हो रही होती है ऑक्सीडेशन, एक के अंदर हो रही होती है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन से जो इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी तरफ आते हैं तो बीच में माध्यम में हमें प्राप्त होती है कि विद्युत धारा प्राप्त होती है। इसमें एनोड सेल का धन ध्रुव होता है, इसमें जो एनोड होगा जहाँ पर ऑक्सीडेशन की क्रिया हो रही होगी, याद रखिएगा क्या क्या होगा, धन ध्रुव, क्योंकि वो बैटरी के धन ध्रुव से जुड़ा होता है। अच्छा, इसमें एनोड सेल का ऋण ध्रुव होता है, ऋण ध्रुव इसलिए होता है क्योंकि उधर से इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ को जा रहे होते हैं। अच्छा, इसमें कैथोड सेल का ऋण ध्रुव होता है, वही बात कि इसमें जो कैथोड होगा ऋण ध्रुव होगा क्योंकि वो बैटरी के नेगेटिव पॉइंट से जुड़ा होता है। जबकि इसके अंदर क्या होता है, इसमें इसका अपोजिट होता है, इसमें कैथोड सेल का धन ध्रुव होता है। एग्जाम्पल की बात करी जाए तो इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा विद्युत अपघटनी सेल और इसके अंदर एग्जाम्पल आएगा डैनियल सेल। अब अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन हो गया संचारण पर टिप्पणी लिखो। संचारण क्या होता है, संचारण को अगर हम आसान भाषा में समझें तो इसका मतलब होता है गलना या क्षय होना, ख़त्म होना किसी चीज़ का। तो यहाँ पर ये धातुओं के साथ ऐसी क्रिया होती है, होता ये है कि वायु अथवा रासायनिक पदार्थों से धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर हम कोई लोहे की कोई टुकड़ा कोई सरिया अगर हमने वायु में ऐसी खुली रख दें, वहाँ पर नमी वगैरह आ रही है तो धीरे धीरे करके उसकी जो ऊपर की जो सतह है वो धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, उसका रंग भूरा पड़ने लगता है। अब इसका कारण क्या होता है वो समझते हैं। तो वायु अथवा रासायनिक पदार्थों से धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना संचारण कहलाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न पदार्थ धातु से क्रिया करके उसकी सतह पर यौगिक बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के यौगिक बनेंगे तभी तो धातु का रंग बदलेगा। इसे आमतौर पर क्या कहते हैं, जंग का लगना कहते हैं। अब एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो इसमें लोहे की सतह पर Fe2O3 इंटू FH2 ये होती है लोहे पर पाई जाने वाली जंग। जो आपने सरिया पर या कोई भी लोहे के टुकड़े पर आपने जो उसके जो नयापन होता है वो जो ख़त्म कर देती है, भूरा रंग आता है, वो इसका आता है। ये चीज़ है आपकी ये। तो हमारा क्वेश्चन हमें कौन सा निपट गया, संचारण पर टिप्पणी लिखिए। इसके बाद में